मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। से कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा? तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया है, और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं? यकीनन आंसुओं के साथ ये नज्म आपको सुनाता हूं। जमाना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू ना निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। हेलो, मैं दानिश। आइए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप आप जरूर देख चुके होंगे। मैं वादा कर रहा हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये वीडियो ही कुछ ऐसा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कसम से इस वीडियो को मैंने भी 2 बार देखा। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आप मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की रुला देने वाली नज़्म को जरूर सुने। कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आज़म या आज़म खान या देश में अलग अलग हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, बस उसको अपने ध्यान में रखिएगा, अपनी नज़र में रखिएगा और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म को सुनिएगा। वीडियो को देख लेते हैं। जिम्मेदारी भरी आपको सुनाना चाहता हूं। सुनाएं। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, वाह। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। वाह। उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं, जो कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, कभी वर्धमान से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब। लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है, 14वें पेज के आखिरी कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का एक आतंकवादी अदालत से बाइज्जत बरी। कभी कभी सोचता हूं, इन बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा? बिल्कुल। तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया। आज वो जिंदा लाश हैं 20 साल बाद छूटने के बाद। एक बच्चा तो अभी 23 साल बाद छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी, जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं? तो आखिर में यह होता है कि क्यों ना उसी से चीख चीख करके कहूं जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के कहीं सो रही है। उसे अपने ही बेटों की चीख नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, मेरे दर्द तक, मेरे एहसास तक पहुंच सकिएगा। मेरे लिए शायरी, मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले। सही बात। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी शायरी से, अपनी बातों से अगर किसी एक भी नफरत वाले दिल में मोहब्बत पैदा कर सका, तो शायद इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। मैं नज्म सुनाता हूं अफसोस, और यकीनन आंसुओं के साथ ये नज्म आपको सुनाता हूं। जमाना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू ना निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं पढ़ता हूं, कभी उस दर्द को जी के देखना, उस माँ के एहसास में रखता हूं, उस माँ की जगह अपनी माँ को, मैं रखता हूं उस आमिर की जगह अपने आप को।
तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू। शायद बहुत हसास हो इसलिए, अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है इसलिए। नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे, मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में आता है जिन पर ठप्पा लगा है। वक्त बहुत बदल चुका है। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, सेकंड क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम फोन उठा के जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। हम आप हर दिन इस चीज को फेस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, समझिए इस एहसास को। मैं हर दिन, मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी शहर और किसी ना किसी एयरपोर्ट का हिस्सा होता हूं। जब सिक्योरिटी चेक के लिए बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा होता हूं तो एक बार तो नॉर्मल चेक होता है, फिर बोर्डिंग पास पर नाम पढ़ा जाता है और जब मोहम्मद इमरान पढ़ा जाता है तो फिर उंगलियों का दबाव चेक करते हुए ये बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल समझना पड़ेगा मेरी नई नस्लों, आपको सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत जमीन पे उतरना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं नज्म पढ़ता हूँ उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। बहुत अच्छा है माँ, हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा, तेरे बेटे हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या बात है। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क। लेकिन हमारे पुरखों ने जामा मस्जिद के मिंबर से मौलाना आजाद का वो मिसरा सुना कि नहीं मुसलमानों, यहाँ तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, कहाँ जा रहे हो? हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके हो, मत जाओ। मेरे पुरखों ने अपने कदम रोक दिए, यहीं ठहर गए। आज कौन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं? हमें हर दिन टिकट पकड़ाया जा रहा है, नए नए सरफिरे निकल आते हैं, कहते हैं टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बहुत बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं पढ़ता हूं साहब, आप भी चीख करके उनसे कहिएगा नहीं साहब, आप ये जो बातें कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क जाने की, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। मैं पढ़ता हूं साहब कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, क्या बात है। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो गद्दार लिख दिए जाते हैं। सच में माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अब्दुल हमीद से होते हुए अब तक
इमरान के ये मिसरे सच्चे हो तो मुहर लगा देना कि जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। क्या सच्चाई है हम भाई, भी तेरे बेटे क्या हैं, तर्जमानी है। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। बहुत बढ़िया भाई। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, फिर आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करके प्रोग्राम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनने के साथ खत्म होगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। ये जो बिल्कुल मेरे हमउम्र दोस्त बैठे हैं जीन्स और टी शर्ट वाले, मैं कभी कभी इनकी तरफ देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं सिस्टम से कहूं कि आखिर आप क्या उम्मीदें करते हैं हमसे। हमारे हाथ में आपने शहनाई थमाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में आपने सरोद थमाया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में आपने तबला थमाया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में आपने क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान और जहीर खान बन गए, हमारे हाथ में आपने टेनिस का रैकेट पकड़ाया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में आपने साइंस थमाया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले, हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में आपने म्यूजिक दिया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। बिल्कुल। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग पड़ोस में काला भी होता है। मैं हुकूमतों में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी नई नस्लों को उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हम ये जो 20 करोड़ लोग हैं, हमसे क्यों उलझते हैं आप? न तो आप हमें पड़ोसी मुल्क में एक मुश्त ले जाके छोड़ सकते हैं, आप हमें समंदर में छोड़ेंगे तो समंदर सूख जाएगा, आप हमें सहरा में ले जाके छोड़ेंगे तो सहरा गुलजार हो जाएगा। क्यों हमसे उलझते हैं? क्यों हमें कबूल नहीं करते? हमें कबूल करिए, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और अब कहीं जाने वाले भी नहीं हैं। ये बात आप जिस दिन अपने दिल में बिठा लेंगे, हमें कबूल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि परिवार में अगर 4 बेटे हैं और एक बेटा रोज झगड़ा करेगा, एक बेटे को रोज प्रताड़ित किया जाएगा तो परिवार तो डिस्टर्ब रहेगा। ये एक सच्ची सी बात है, ये आपको भी समझने की जरूरत है और ये हमको भी बिल्कुल है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। क्या बात है कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे। बहुत बढ़िया। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। आपने इस तरीके से पूरी नज़्म को सुना। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये नज़्म बिल्कुल आपको रुला सी गई होगी, आप रोने के लिए मजबूर भी हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में किसी एक इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, इसे इंसाफ कहूँ या जुल्म कहूँ, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आता। अगर अदालतें अगर कर रही हैं ऐसा सब कुछ तो इंसाफ ही होगा, वो जुल्म तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अदालतें सभी के लिए इंसाफ करती हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का कोई शख्स हो। लेकिन अदालतों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और देश संविधान से चलता है, अदालतें संविधान से चलती हैं, ना कि किसी एक ख़ास इंसान से चलती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप एक बार इसको दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस वीडियो को, इस नज़्म को कहते हुए बाकायदा रोते हुए नज़र आए और बड़े ही इमोशनल तरीके से उन्होंने इस नज़्म को कहा है। सच में जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो उन्होंने इस नज़्म के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। और ये बाकायदा सच भी है कि हाँ, जो शब्द कहे गए इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा, उन्हें कोई भी शख्स झुटला नहीं सकता। वो बिल्कुल सच्चे शब्द हैं
बिल्कुल उनको कोई भी इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है इस मुल्क की, ये वतन की। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब को आप कितना पसंद करते हैं सुनना, ये आने वाला वक्त क्या आप अभी कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब को पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो? क्या वो इसी तरीके के शेर कहें, लोगों के दर्द को अपने शब्दों में जगह दें, अपनी नज़्मों में जगह दें, आप इसलिए पसंद करते हो? या वो जुल्फ़ आँचल किसी की महबूबा की लहराती हुई जुल्फ़ों पर शेर कहें, तब आप पसंद करते हो? आप किस वजह से इमरान को पसंद करते हो? ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। हमें दीजिए इजाज़त, हम इसी तरीके के वीडियोज़ को अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लाते रहते हैं, रिएक्शन वीडियो के तौर पर। आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, वीडियो जिस चैनल से लिया है, उसकी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल का नाम पड़ा है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे मेल कर दें, मेरी जीमेल आईडी पड़ी हुई है, तो आपकी मेल के अकॉर्डिंग मेरे इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।